हाँ तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारी पे। दोस्तों आरबीएससी केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्यूशन पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं 12th वालों का। ठीक है, जिसका 18 तारीख को पेपर है अभी 2024 वाला को। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें छोटे वाले जितने भी प्रश्न थे ऑप्शनल रिक्त स्थान वाले सारे कर लिए थे, अपने एकदम निपटा दिए थे। आज अपन कुछ बड़े प्रश्न देखने जा रहे हैं और बड़े प्रश्नों में केवल वही प्रश्न देखेंगे जो मुश्किल हो या फिर आपको किसी यूट्यूब चैनल या कॉपी वगैरह में नहीं मिले, वो देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि थ्योरी वाले जो सिंपल सीधी सीधे प्रश्न है वो तो आप वैसे भी जो आपने पूरे साल पढ़ा उसमें से मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे, वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ और आप इसको ध्यान रखना कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो प्रश्न दे रखा है, ये न्यूमेरिकल है, चौथा प्रश्न है। 3 प्रश्न हमने कर दिए थे। प्रश्न है पानी में ग्लिसरॉल है ना, पानी में ग्लिसरॉल जिसका फॉर्मूला था C3H8O3 का एक विलियन 500 ग्राम जल में कितने 500 ग्राम पानी में कुछ ग्लिसरॉल घोलकर बनाएगा, यानी एक विलियन बनाए कितने ग्राम बनाए 500 ग्राम जल में घोलकर। घोला क्या है तो अक्सर ग्लिसरॉल घोल दिया। ठीक है, तो इसमें ग्लिसरॉल कुछ लिखा है यानी इसकी मात्रा ज्ञात नहीं है। पहली चीज तो विलायक आपको दे रखा 500 ग्राम, जो चीज दे रखी है वो साइड में लिख देना है, आंसर में लिख देना गिवन मतलब दिया गया। ठीक है, तो पहले देखो WA का मान दे रखा है, मैं विलय के लिए A यूज करूंगा और विलय के लिए B यूज करूंगा, जो आपको लिखा है वो आप यूज करना। ठीक है, तो विलय यानी W मतलब विलय पदार्थ की मात्रा कितनी देर की तो अक्सर 500 ग्राम, ये जो देर का वो ऐसे कैसे लिख देना। उसके बाद में इस गोल का क्वथनांक नए गोल का है यानी विलियन का है, तो यहाँ पर आप लिखोगे TB नोट किसका होता है तो सर वो प्रारंभिक क्वथनांक होता है शुद्ध विलय का, ये शुद्ध विलय का नहीं, ये गोल का है यानी नए विलियन का है। तो इसमें क्वथनांक हो जाएगा 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो TB का मान लिखोगे आप 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या 42 बोल सकते हो, कभी कोई लोग कमेंट करते हैं सर 100.42 नहीं, इसको 100.42 पढ़ते, थोड़ी गणित आती इतनी। ठीक है, अगला देखो इस गोल का मतलब इस गोल को बढ़ाने के लिए ग्लिसरॉल का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, यानी आपने बोला क्वथनांक ये हो जाएगा तो आपको कितना ग्लिसरॉल मिलाना पड़ेगा वो आपको पूछा है, यानी इसमें आपको WB ज्ञात करना है। WB बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विलय पदार्थ की मात्रा आपको देने रखी है, ग्लिसरॉल विलय है और आपको ये पढ़ा रखा है कोई भी अगर प्रश्न हो उसमें एक पदार्थ दे रखा और दूसरा पदार्थ, वैसे इसमें तो पानी दिया हुआ है और नहीं दे रखा तो अपने को जल ही मानना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो WB का मान ज्ञात करना, विलय पदार्थ का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। इसके लिए आपको जल के लिए KB का मान दे रखा है, KB बराबर दे रखा है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिट, यहीं पे लिख देना आप। तो आपको सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि KB दे रखा है TB दे रखा है, मतलब क्वथनांक उन्नयन का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो इसमें अपन क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कर लेते हैं, जिसको अपन डेल्टा TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB बराबर था TB माइनस TB नोट, यानी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलयक का क्वथनांक। विलयन मतलब जो गोल आपने बनाया है और शुद्ध विलयक जो पहले था, तो शुद्ध विलयक पहले प्योर पानी था, पानी का क्वथनांक आपको देगा नहीं, कभी ध्यान रखना पेपर में कभी भी जल वगैरह, जूल तो कैसे होगा, जल का क्वथनांक या गलनांक या हिमांक नहीं देते। तो जल का हिमांक याद रखना 0 डिग्री होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 373 केल्विन। और आपको अगर डेल्टा TB ज्ञात करना हो यानी अंतर, तो आप सेंटीग्रेड में ज्ञात करो केल्विन में ज्ञात करो, दोनों में सेम आता है, इसलिए सेम ही ले लेते हैं। तो इसमें देखो TB का मान जो क्वथनांक अभी हुआ है कितना है तो अक्सर 100.42 है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, याद रखना भाई। ठीक है, 100 डिग्री। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो अंतर है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में अगर आपको यूज करो तो उसको केल्विन में जरूर बदलना, क्योंकि अंतर में आप इसमें भी 273.15 जोड़ोगे, इसमें भी 273.15 जोड़ोगे तो अंतर तो सेम ही आएगा, इसीलिए मैं सीधा लिख देता हूँ। तो अंतर आएगा 0.42 का, कितना ये 100.42 है और 100 हटा दो तो पीछे कितना बचेगा 0.42 डिग्री, लिखो नहीं लिखो चलेगा, ये अंतर है, अंतर में वैसे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा TB का मान आएगा 0.42। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको हालांकि आपने टीचर जिसने भी पढ़ा देखा होगा आपने कि डेल्टा TB बराबर होता है KBM। क्या होता है KBM, M का मतलब है मोललता, क्या है मोललता। तो इसमें मान आप रखोगे तो क्या बनेगा KB का क्या होगा KB, यहाँ पर आप लिखोगे WB बट्टे MB गुणा होता 1000 बट्टे होता WA ग्राम में, ये जानना, अगर ग्राम है तो ऊपर 1000 लगाना है और यहाँ पर ग्राम देर का इसलिए ऊपर 1000 लिखा है। ठीक है, अब अपने को पूछा है WB यानी विलय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी, तो इसके लिए बाकी सारों को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर क्या है डेल्टा TB सभी का मान रख देते हैं। तो इसमें ये प्रश्न हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी, हो सकता है आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए, लेकिन कैलकुलेशन आसान होगी, पेपर में 99% आसानी होती है। तो मैं इसको मान रख के बता देता हूँ आपको, डेल्टा TB का मान कितना है तो सर 0.42 है, KB का मान कितना है 0.512 है। ठीक है, गुणा में WB का मान तो आपको ज्ञात करना है, MB का मान ये आपको कभी भी पेपर में नहीं देगा, आपको फॉर्मूला जरूर देगा, इससे आपको MB ज्ञात करना आना चाहिए। और MB में इसमें ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं है। कार्बन का द्रव्यमान कितना 12,
हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। ये इतने याद कर लो तो भी आपके परसेंट लगभग हो जाता है। एक क्लोरीन और ऐड कर लो, क्लोरीन का होता है 35.5 और सोडियम का लिख दो 23। इतने सारे हो जाए काम हो जाए अपना। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। एक कार्बन का भाई 12 होता है, तो 3 कार्बन इसमें, तो 12 गुणा 3 हो जाएगा 36। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 8 का, तो अक्सर 8। एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना है 48, तो 16 3 48। अब इसको जोड़ दो तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल भी 2 हो जाएगी। 4 4 और 2 6, 6 और 3 9, 92 आ जाएगी इसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार आपको एम भी ज्ञात करना आना चाहिए, पर्सन में कभी देते नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे 92, ठीक है, गुणा में 1000 का 1000 और बटे में डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मान आपको देगा 500, तो यहाँ पर आप रखोगे 500, 1000 में 500 भाग 2 बार। ठीक है, इसको आप काटना चाहो काट सकते हो। 2 को 92 से काट दो, 90 का आधा 45 और 2 का आधा 1, तो 45 और 1 हो जाएगा 46। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू भी ज्ञात करना अपने को। डब्ल्यू भी ज्ञात करना है तो इन सबको उधर भेज देते हैं। ये इधर बट्टे में, उधर आएगा तो गुणे में, तो पॉइंट का 42 पहले से था, 46 और आ जाएगा, तो पॉइंट 42 गुणा 46 बट्टे में 0.512। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, लेकिन अपने इतने ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज है और मेरे पास भी है, और पर्सन काफ़ी देखना है। तो डब्ल्यू बी इसका मान जो आएगा वो आएगा लगभग 37.73। ठीक है, और आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये ग्राम में आएगी मात्रा। ठीक है, आप हो पाए तो बढ़िया, वरना इतना लिख के आप यहाँ तक लेके आ जाओगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ये ध्यान रखना भाई। तो आप फॉर्मूला वगैरह लिख के कैलकुलेशन लास्ट में पहले छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम जितना मेरे को लगता है आपकी कैलकुलेशन सिंपल ही होती है पेपर की, है ना, तो ये आप थोड़ा सोल्व करने का ट्राई करना। ये इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये चौथा प्रश्न था, अगला प्रश्न देखते हैं, रुको। हाँ तो अगला जो 5वां प्रश्न है वो प्रश्न है कि किसी विलयन के लिए मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। अब ये सिंपल प्रश्न है, सोल्व कराने का मतलब नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बोल के थोड़ा सुना देता हूँ। मोललता, एक होती मोललता, एक होती मोलरता। पहले मोलरता बता देता हूँ। मोलर मतलब लीटर आएगा, ये ध्यान रखना। मोलरता में क्या आएगा, लीटर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो अक्सर मोलरता कहलाती है। और अगर वही 1 किलोग्राम कर दे तो वो मोललता हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लीटर है तो र होगा और मोललता में केजी होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट इसमें प्रश्न दे रखा, इसका फॉर्मूला वगैरह आप लिख के हल कर लेना, ठीक है ना। मोललता को जो है वो स्मॉल एम से दर्शाता है और मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाता है। ये थोड़ा 1 2 अंतर लिख देना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये व्युत्पन्न करना भी बहुत आसान डेरिवेशन है, आप करने का ट्राई करना, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल में ये कोई इतना भारी प्रश्न नहीं है, मैं आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराने की ट्राई करता हूँ। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें होता है k बराबर 2.303। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रख लेना, 2.303 बटे टी लोग R0 बटे R। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, इसका यूज कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अवकलित भी पढ़ना भैया ना, वो भी पूछते कभी कभी। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व को यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। इतना ही ध्यान रखना, संक्रमण तत्वों में dd संक्रमण पाया जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन T2 से Eg कक्षक में दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके संक्रमण करता है, जिससे वो जिस रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग दर्शाता है, इसको बोलते हैं dd संक्रमण। ठीक है, तो dd संक्रमण के कारण संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होता है, ये ध्यान रखना। अगला, जिंक को संक्रमण तत्व नहीं मानता क्योंकि इसके परमाणु और रासायनिक दोनों अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 होगा। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न है, असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपके जो डी ब्लॉक वाला चैप्टर है उसका एग्जाम्पल है, वो आप एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। डी ब्लॉक वाला असमानुपातन का सामान्य अर्थ होता है जिसमें किसी एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो, एक ही पदार्थ का अपचयन हो, यानी कोई एक तत्व होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं कॉपर प्लस, एग्जाम्पल है ना, ये जो है मान लो ये एक बना रहा है कॉपर और एक बना रहा है Cu2 प्लस। ठीक है, यानी 2 कॉपर प्लस ले लिए, एक बन रहा है Cu, एक बन रहा है Cu2 प्लस। मैं यूं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, आपको 8 है चैप्टर में, यानी जो डी ब्लॉक पहले 8 हुआ करता था उसमें प्रश्न असमानुपातन का सीधा दे रखा, वही अभिक्रिया लिखना सही रहेगा। तो असमानुपातन का अर्थ समझ लो, इसका मतलब है ये प्लस का 1 है, यहाँ पर आवेश कितना है +1, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है +2। तो आप देखो एक ही ऑक्सीजन अवस्था अपने से कम में बदलेगी और अपने से ज्यादा में बदलेगी, और तब तो एक ही होगा, कॉपर है कॉपर है कॉपर है। इसको बोलते हैं असमानुपातन, यानी किसी ऑक्सीजन अवस्था का उससे कम और उससे अधिक में बदलना। जैसे ये +1 है, +1 से कम कितना है 0 और +2 उससे अधिक है, इसको बोलते हैं असमानुपातन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, संयोजकता बंध सिद्धांत CFT का प्रश्न है, नहीं वो VBT का प्रश्न है, ये भी आपको कॉपी में करा रखा है, सिंपल प्रश्न है। अगला, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना के बारे में बताइए, ये भी और का सिंपल प्रश्न। ठीक है, इसको छोड़ो। अगला, सीप अभिकर्मक आपको बता रखा है, रोजेनेलिन कौन सा, रोजेनेलिन HCl का जलीय विलयन
सिप अभिकर्मक कहलाता है, और ये आपको पता रखा एल्डिहाइड वगैरह परीक्षण में काम आता है। ठीक है, छोड़ो, नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन वगैरह आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला जो पर्सन है वो 12वां पर्सन देखते हैं, बढ़िया पर्सन है। ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शन पूछी है और सिंपल सिंपल रिएक्शन है, भारी नहीं है ये तो। ठीक है, अगले और बढ़िया पर्सन आने बाकी है, तो इसको देखो पहले। ये जो पर्सन है 12वें का, बहुत सिंपल पर्सन है। निर्जल AlCl3 देखते पता चल जाना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट, जिसमें क्या होता है, ऑर्थो या पैरा स्थिति का हाइड्रोजन, ऑर्थो का है ना, ऑर्थो का हाइड्रोजन हटता है और इससे हेलोजन हटता है, और बाकी वाला समूह सीधे जुड़ जाता है। एक बार देखो कैसे, ये पहला C6H5Cl मतलब बेंजीन में Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। इसकी अभिक्रिया अपने को करानी है CH3Cl से, CH3Cl। तो ये अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। किसकी? निर्जल AlCl3। ठीक है, और ये जो निर्जल AlCl3 है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये अपने अभिक्रिया नाम ध्यान रखना भाई, कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें पास वाले समूह का हेलोजन हटता है और यहां से हमेशा हाइड्रोजन हटता है। तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन आप इस प्रकार से हटा दो और बाकी वाले समूह को सीधा जोड़ दो, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अलग अलग यौगिक दर्शाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं दर्शाते, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें AlCl3 उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ये पेपर में आ सकता है। यहाँ पर लिख दिया Cl, अब देखो CH3 पूरा यहाँ पर जोड़ दो, ये CH3 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका नाम पूछे तो अगर बेंजीन पे CH3 उसको टोलुइन कहते हैं, और ये इसके ऑर्थो पे क्या है? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। कोशिश करना नाम लिख पाओ, वरना अभिक्रिया जरूर लिखना। इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। कैसा इन? टोलुइन, ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला पर्सन देखते हैं ब जो पर्सन है वो ये है, नॉर्मल रिएक्शन है, एथीन दे रखी है, मतलब प्रोपीन दे रखी है, HI के साथ अभिक्रिया लिखनी है। मार्कोनिकॉफ जी का नियम पढ़ा होगा आपने, उसका उपयोग करते हैं। CH2 प्लस लिखा HI, ये हेलोजन वाले चैप्टर से। अब देखो होगा क्या, तो ये नियम होगी MR के अनुसार। MR का मतलब है मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। तो सर वो क्या है? इसके कहने का मतलब है हाइड्रोजन को वहां जोड़ा जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, और हेलोजन को वहां जोड़ते जहां मतलब ये जो हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऐसा नहीं यहाँ पे लाकर जोड़ दो, घर का राज नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पहले तो बंद जहां से टूटता वहीं पे जुड़ेगा, एक बंद तोड़ो, एक इस पे जोड़ो, एक इस पे जोड़ो, तो धनायन और ऋणायन 2 भाग बनते हैं। तो मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ना जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक हो। तो यहाँ पर जोड़ोगे हाइड्रोजन और आयोडीन को जोड़ोगे यहाँ पर, तो उत्पाद लिख देते हैं CH3 CH, इस CH पे कम वाला यानी आयोडीन जुड़ेगा, और ये आयोडीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अधिक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक और जुड़ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अभिक्रिया हम किया कुछ नहीं, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा तो 2 से 3 कर दिए, और ये बंद हटा दिए, एक बंद कम करना, और यहाँ पे जोड़ दूंगा आयोडीन, ये अभिक्रिया हो गई। नाम लिखना तो इसका हो जाएगा 1 2 3, तो 2 आयोडो प्रोपेन। कैसा आयोडो? 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है भाई, अगली तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। इसको देख के आपको लग जाना चाहिए अच्छा SOCl2 आया है, मतलब डार्जन प्रक्रम है, टार्जन नहीं डार्जन प्रक्रम। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, देखो कैसे, CH3 CH2 OH है, OH को इस प्रकार से लिख देता हूं मैं। अभिक्रिया SOCl2 के साथ है, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, नाम लिखकर भी दे सकता है, तो इसको ऐसे लिखना है SOCl2 को, S डबल बॉन्ड हो, एक Cl इधर एक Cl इधर। ठीक है, बाद में इसको यूं तोड़ दो, ये बन गया आपका उत्पाद। तो एक तो बनेगा CH3 CH2 Cl, क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, इसका नाम है क्लोरोएथेन। क्या नाम है? क्लोरोएथेन। IUPAC नाम लिखना कोशिश करना भाई पेपर में ना, क्योंकि इससे बढ़िया नंबर मिलता है, और काफी बार यौगिकों को IUPAC नाम ही पूछते हैं पेपर में। अगला एक बनेगा SO2, ये साइड वाले लिखो नहीं लिखो चलेगा, मेन उत्पाद लिखना जरूरी है। प्लस में बनेगा HCl, इसका नाम था डार्जन प्रक्रम। कौन सा? डार्जन, टार्जन में लिखना भाई, डार्जन प्रक्रम। ठीक है, ये अभिक्रिया थी तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, बहुत बढ़िया है, और ये हालांकि कॉपी में भी करा रखा, लेकिन फिर भी करा देते हैं। प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन, यानी पहले तो इसके साथ अभिक्रिया करनी, उसके बाद में जल अपघटन करना है, उससे बनने वाले उत्पाद की संरचना और IUPAC नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। तो पहले प्रोपेनॉन, इससे आप अपरिचित हो तो आप बहुत पीछे हो, फिर ध्यान रखना, इसका नाम एसीटोन है। कैसीटोन? एसीटोन। फॉर्मूला ध्यान रखना, CH3 COCH3, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, या इसी को बोलते हैं एसीटोन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखते हैं तभी लोगों को लगता है ये हाँ अपने ओळखाण में आ रहा है, वरना पहचानते नहीं इसको। ठीक है, इसका नाम एसीटोन, और इसी का IUPAC नाम आपके पेपर में आ सकता है, प्रोपेनॉन नहीं, एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। तो आपको ऐसे कैसे याद रखना, एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? CH3। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करानी है आपको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मतलब CH3,
मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम, ब्रोमाइड मतलब Br, CH3MgBr, यानी एक प्रकार का RMgx है, ठीक है, यानी ग्रीनियर अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक? ग्रीनियर अभिकर्मक। अब इसकी अभिक्रिया करानी है, और आपको जब भी आप ध्यान रखना, ग्रीनियर अभिकर्मक जब भी अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया में शुष्क ईथर जरूर लिखते हैं, शुष्क ईथर, क्योंकि वरना ये जल अवशोषित करके ना कुछ और उत्पाद बना देता है। इस कंडीशन से बचने के लिए जल नहीं ग्रहण कर ले, इसलिए क्या रखते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अब इसमें देखो तो ये आपको हालांकि याद होना चाहिए, इसमें कार्बन जो सीधा कार्बन पे जुड़ता है, पहली बात तो सीधी डायरेक्ट ये याद रखना, वरना आप नहीं याद रख पाओ तो ध्यान रखना मैग्नीशियम पे डेल प्लस आएगा, कार्बन पे डेल माइनस आएगा, और इसमें कार्बन पे डेल प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे डेल माइनस आएगा, यानी ये ऋणावेशित ये धनावेशित, इसमें धातु धनावेशित और कार्बन ऋणावेशित। तो धनावेशित हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा? ऋणावेशित पे। ऋणावेशित हमेशा कहाँ जुड़ेगा? धनावेशित पे। तो सीधी बात बोले तो कार्बन को कार्बन पे जोड़ना है, सीधा याद रखना, बात खत्म, ठीक है। तो CH3 को CH3 पे जोड़ दो और MgBr को O पे जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? CH3, यहाँ पे C, ऊपर कौन आ जाएगा? दो तो पहले से थे, एक नया आ रहा है तो नया वाला को ऊपर रख दिए, ये CH3। MgBr कहाँ पे? ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे O MgBr, ये एक स्टेप हो गया पूरा। इसके साथ अभिक्रिया करा दी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। उसके बाद में इसने पूछा पश्चात जल अपघटन, इसका क्या करना है? जल अपघटन, एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखोगे H2O, या कहीं पे H3O+ लिखा हुआ मिले तो भी गलत नहीं है। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है तो उसको H3O+ लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ मिल सकता है, आपको तो H2 लिखना है। जल अपघटन मतलब होता है HOH को जोड़ना, तो मैं आपको यहीं पे जोड़ के बता देता हूँ। यहाँ पर आप जोड़ो H और ऐसे जोड़ दो OH, तो इसको ऐसे तोड़ दोगे ये अलग हो जाएगा, ठीक है। H जुड़ते ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, तो उत्पाद ये बनेगा। ऊपर क्या हो जाएगा? CH3, इधर भी क्या होगा? CH3, और यहाँ पर O किसमें मिल जाएगा? OH में, MgBr और एक हो जाएगा OH अलग, ये H2 ऐसे जुड़ता है, तो यहाँ पर बनेगा Mg, एक है Br और एक कौन है? OH, ठीक है। इसका नाम लिखो चलेगा, नहीं लिखो चलेगा, ये नाम जरूर लिखना, इसी का IPC नाम पूछा उसका मेन उत्पाद का, ठीक है। तो इसका उत्पाद का IPC नाम क्या होगा? 1 2 3 ऐसे नाम करते हैं। 2 पे मेथिल, ये 2 पे क्या लिख दोगे? मेथिल। बाद में ये प्रोपेन, कार्बन कितने? 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 पे ओल है तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। और आप इसको 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, दोनों सही है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अगला जो 15वां प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित रूपांतरण कीजिए, यानी इसको इसमें बदलिए। ये सबसे टफ प्रकृति के प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ दे नहीं रखा है, ये इससे ये बनाना है, आपका खुद का दिमाग यूज करके बनाना होता है, जितनी आपने रिएक्शन पढ़ी है उसके आधार पर। तो मैं तो आपको ये सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप अपना दिमाग यूज करना, जितनी ज़्यादा रिएक्शन आपके पढ़ रखी होगी उतने इन प्रश्नों का बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ये तो मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, आपको आइडिया होगा प्रश्न किस किस प्रकार के आ सकते हैं, और जो मॉडल पेपर में दे रखा है आपको उसी के इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक है सारे तैयार कर लेना, क्योंकि लगभग प्रश्न उसी टाइप के आपको मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें दे रखा है एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। तो पहले अपन ये सोल्व करते हैं, एथेन से ब्रोमो एथेन। एथेन का फॉर्मूला तो अक्सर CH3, ये है एथेन। इससे बनाना क्या? तो अक्सर ब्रोमो एथेन। कुछ नहीं करना, Br2 से अभिक्रिया करा दो, कोई भी हेलोजन, ब्रोमो एथेन कराना तो Br2, अगर क्लोरो एथेन होता तो Cl2। H से क्या करा दो? अभिक्रिया। H मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश या फोटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे, एक H यहाँ से और एक Br यहाँ से हट जाएगा, यानी माइनस लिख दोगे HBr। ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक H हट जाएगा, एक Br हट जाएगा, किसके रूप में? HBr, बाकी वाला दूसरा Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH3 CH2 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक H हट चुका है इसके साथ, पीछे Br भी कितना होगा? एक, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और इसी को अपन बोलते हैं ब्रोमो एथेन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, ठीक है। अगला दूसरा जो प्रश्न है ब क्या प्रश्न है? प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, बढ़िया प्रश्न है। प्रोपीन का मतलब होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन। अब इसे बनाना क्या? 1 नाइट्रोप्रोपेन, यानी 1 पे नाइट्रो जोड़ना, NO2 जोड़ना है। तो पहले अपन हेलोजन जोड़ते हैं, बाद में उस हेलोजन को हटाकर NO2 लगा देंगे, ठीक है, AgNO2 वगैरह सब अभिक्रिया करा के। देखो कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं HBr से, किससे? HBr से। अगर मैं HCl से कराता, एक बार सोचो, HCl से कराता तो H यहाँ जुड़ता, Cl यहाँ जुड़ता। पता आपको मार्कोनिकोव नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन प्लस अधिक हो। HBr है तो भी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, लेकिन अपन H2O2 साथ में ले लेते हैं। इसको बोलते हैं परोक्साइड प्रभाव, यानी अगर तीर पर परोक्साइड दे रखा हो, क्या दे रखा हो? परोक्साइड, तो फिर ये जो हाइड्रोजन है वो उस जगह जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देना, ब्रोमीन को यहाँ जोड़ देना। क्यों? क्योंकि अपने को 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना, 2 नाइट्रो नहीं। अगर 2 नाइट्रो होता तो मैं खाली ये लिखता, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता, ब्रोमीन यहाँ आ जाता, तो फिर यहाँ से हटाते नाइट्रो यहाँ आ जाता। लेकिन अपने को तो 1 नाइट्रो बनाना, तो ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये है मार्कोनिकोव का उल्टा प्रभाव, जिसको बोलते हैं परोक्साइड प्रभाव। ये आप लिखो नहीं लिखो चलेगा, बस इतनी चीज ध्यान रखना।
अगर तीर पे HBr हो और परोक्साइड हो तो फिर मार्कोनिकॉफ का नियम विपरीत लगता है, उसको बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। तो यहाँ पे लिखोगे CH3 CH, अब CH पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। मार्कोनिकॉफ कहता है हाइड्रोजन को वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, लेकिन परोक्साइड की उपस्थिति में HBr हो तो उल्टा लगता है। तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया और H2 पे CH2 पे जोड़ देंगे Br, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। ठीक है, ये बन गया ब्रोमो प्रोपेन। अब अपने को बनाना 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना, 1 नाइट्रो। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करा देते हैं AgNO2 से, ये AgBr हट जाएगा, जिसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है AgBr, ये AgBr, ये हो जाएगा माइनस, यानी ये हट जाएगा और NO2 आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2, और शायद यही अपने को पूछा है 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये 1 यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 और 1 पे नाइट्रो, तो ये बन गया 1 नाइट्रो प्रोपेन, नाम लिख देना, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 100, टोलुइन से बेंजील एल्कोहल बनाना। टोलुइन, बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे क्या हो भाई CH3, उसको बोलते हैं टोलुइन। हालांकि ये पूरा एकदम माप के बनाना भाई, ऐसे बंद उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए, अपने तो चलता है, फिर भी ध्यान रखना ये टोलुइन है। इससे बनाना बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल का मतलब है बेंजीन CH2OH, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। तो पहले तो इसकी अभिक्रिया हेलोजन बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, हेलोजन को हटाकर किसी को भी जोड़ना आसान होता है, तो पहले इसको हेलोजन में बदलते हैं। इसकी अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से, ऊपर कराई थी वैसे ही, यहाँ पर लिख देते HNu, क्या लिख देते हैं ये HNu। तो HNu से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बेंजीन की बेंजीन CH2Cl हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, एक हाइड्रोजन हटेगा एक ब्रोमीन हटेगा, और यहाँ पर CH2 के पास में Br आकर जुड़ गया। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन हटेगा एक Cl हटेगा, यानी माइनस तो लिख दोगे HCl और बाकी दूसरा वाला Cl इसके पास आकर जुड़ जाएगा, ये बन गया CH2Cl। अब इसमें करना ही कुछ नहीं, Cl को हटाकर OH लगाना, उसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। तो इसकी अभिक्रिया अपन करा देते हैं KOH से, किससे KOH में से एक्वस लिख दो पहले, एक्वस मतलब जलीय KOH। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा यूं, KCl हट जाएगा तो माइनस लिख दोगे KCl, ये माइनस का KCl यानी KCl हट गया और OH आकर जुड़ जाएगा, इसी को अपन बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। ये बेंजीन है, इस पर यहाँ पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी स्थिति में जोड़ सकते हो। यहाँ पे लिख दोगे CH2 और यहाँ पे OH, इस एल्कोहल का नाम है बेंजील, ठीक है, ये ध्यान रखना। बेंजीन पे CH2 उसके बाद में OH हो, उसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। ये बेंजील पीछे लिख दो एल्कोहल का ALC, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हो, बढ़िया प्रश्न, ठीक है। और देखते कुछ, ये अगला 16वां प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके पेपर में अगर आ जाए तो 99% तो भाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। प्रश्न है कि यूरिया के दुर्बल एक अम्लीय क्षार के व्यवहार को रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। आधे यूट्यूब चैनल पे भी ये नहीं मिलेगा, ना ये मिलेगा, क्योंकि ये किताब में भी नहीं है, कहां से लाए बेचारे, ठीक है, मैं करा देता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। तो प्रश्न है यूरिया के दुर्बल एक अम्लीय क्षार के व्यवहार। प्रश्न नॉर्मल पढ़ने वाला कैसे, एक अम्लीय दुर्बल क्षार की, ये कहना क्या चाहते हो, अम्ल क्षार है, फिर भी मैं समझा देता हूं। तो प्रश्न ये कि दुर्बल एक अम्लीय क्षारक, ये है एक अम्लीय क्षारक व्यवहार को समझाइए अभिक्रिया देकर। तो आपने ब्रॉन्स्टाइन लोरी अवधारणा 11वीं में पढ़ी होगी। वो अवधारणा ये कहती है कि कोई पदार्थ कितने H+ त्यागता है वो उतना अम्लीय होता है, और कितने H+ ग्रहण करता है उतना क्षारीय होता है। तो ये जो है वो एक H+ ग्रहण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक अम्लीय क्षारक। कैसा क्षारक, एक H+ क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा। ये इसका रामायण था और कुछ नहीं है, इसको अभिक्रिया देकर समझा देते हैं। यूरिया का फॉर्मूला, तो पहला आंसर देखो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। आप किसी भी अम्ल को ले सकते हो, आप अम्ल का H+ जब इसके साथ जोड़ते हो तो यहां पर Lp होती है, ये अपनी Lp के इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो क्या बनाता है NH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर NH3 हो जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन पहले था, 1 हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, अब इस पे आ जाएगा प्लस। इसको बोलते हैं एक अम्लीय क्षारक का व्यवहार। एक अम्लीय क्षारक का व्यवहार का मतलब है एक H+ को क्या करना था, ग्रहण। अब कोई सोचे सर एक और Lp इधर भी तो होगी, ये भी एक H+ ग्रहण कर सकता है, तो द्विअम्लीय क्षारक होना चाहिए। ये द्विअम्लीय क्षारक नहीं होता है, क्योंकि ये जो Lp है ये इधर अनुनाद में भाग ले लेती है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन एक Lp जो होती है वो फ्री होती है, जो आसानी से H+ को ग्रहण कर लेती है, दूसरी Lp ग्रहण नहीं कर पाती है। तो ध्यान रखना, इसीलिए यूरिया जो है वो एक अम्लीय क्षारक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें दूसरी Lp बिजी रहती है, जबकि एक Lp फ्री होने के कारण H+ को आसानी से ग्रहण कर लेती है। कहीं पे आपको HNO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखी हुई मिल सकती है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये अपनी Lp H को दे देगा तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और बाकी वाले पे इस पे आ जाएगा माइनस, ये आप ध्यान रखना। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अम्ल आप यूज कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ H+ यूज करो, ठीक है, अम्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी पहले की। दूसरा प्रश्न, वाह क्या प्रश्न है, देखते हैं ना, एक बार लगे प्रश्न तो बनाया है, और प्रश्न बनाया नहीं, ऐसा प्रश्न बनाया है। और ये आपको लिए ओपन चैलेंज एक प्रकार से देखा जाए तो, ये आपको इसलिए बनाया गया है कि पेपर में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं।
तो डफा चुक नहीं हुआ है, पहले से ध्यान रखना। अपने जो पहले पर्सन है बढ़िया पर्सन पहले वही करना है। हालांकि ऐसा पर्सन आता है तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये बीएससी सेकंड ईयर में है ऐसा पर्सन, अपने 12th तक तो है ही नहीं कहीं पे। मेलोनिक अम्ल की अभिक्रिया दी है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल की नहीं होती लोगों से, मेलोनिक अम्ल की दी है। फिर भी चलो चेक करता है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। एक बार देखो यहां पर लिखा है ए को पहचानिए और बी को पहचानिए और इनके रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो मैं बता दूं ए यहां पर यूरिया ही है जो बी ऊपर यूज हुआ था, ठीक है। एक बार देखो कैसा है, यूरिया का फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था, NH2 CONH2 ऐसे था। अच्छा उल्टा लिख दिया, क्या CO बीच में रखना ना, क्या था C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 का सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, मेरी मर्जी, एक बार चेक तो करो। NH2 CONH2 लिख दिया, ठीक है। NH2 CONH2 इसको बोलते हैं यूरिया, क्या बोलते हैं यूरिया। आपको आंसर मिल गया होगा। ए का मान क्या है, तो अक्सर ए का मान यूरिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर क्या है CH2COH CH2COH, इसको थोड़ा जमा देते हैं, इन दोनों को इधर ले आता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे CH2, इधर क्या लिखेंगे COH, बढ़िया लिखते हैं C डबल बॉन्ड O OH, इधर भी क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर 2H2 भी तो ज्ञात करने इसलिए लिखा है ऐसा। अब देखो इसको NH2 को ऐसे लिख सकता हूं, NH और H, हाँ NH2 को लिख ही सकते, क्या फर्क पड़ेगा H और H। अब देखो 2H2 अणु यहां से हट जाएंगे, कितने 2H2 अणु गायब हो जाएंगे। अब देखो ये दो हटा दो तो 2H2 बन गए, और बाकी वाला जो यौगिक बनेगा वो भी हो जाएगा। अब देखो बी कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा NH, इधर भी क्या होगा NH, एक एक हट गए। इधर देखो अब यहां पर OH OH पूरा हट गया, यानी यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी क्या होगा C डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, तो CH2 से जुड़े हुए, किससे, ये CH2, ये एक यौगिक बनेगा। इस यौगिक का जो नाम है वो नाम है बारबीट्यूरिक अम्ल, क्या नाम है बारबीट्यूरिक अम्ल, ठीक है। और इस प्रकार का आपके पेपर में प्रश्न दिया है, तो यहां पर और प्लस में H2 कितने बनेंगे, एक और एक दो, ये अभिक्रिया होगी 2H2, ठीक है, जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे फिलहाल में तो नहीं मिलेगी, है ना, ध्यान रखना। तो ये इसका राइट आंसर है। ए का मान क्या है, तो ए का नाम है यूरिया, ए का नाम क्या है यूरिया, और बी का नाम है बारबीट्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल बारबीट्यूरिक अम्ल। और एक और नाम समझो, ये तो यूरिया NH2 CONH2, यूरिया का आईपीसी नाम भी बता देता हूं आपको, जिस हिसाब से प्रश्न आ रहा है कुछ भी हो सकता है। यूरिया का आईपीसी नाम है एमिनो मैथेनेमाइड, क्या नाम है एमिनो मैथेनेमाइड, ये आप याद रखना, ठीक है। यानी एक कार्बन का एमाइड, ये NH2 को एमिनो बोलते हैं और इसको बोलते हैं मैथेनेमाइड, एक कार्बन का एमाइड। इसका नाम अगर CH2 पे 2 COH हो उसको बोलते हैं मेलोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ये मेलोनिक अम्ल। तो इसका दूसरा नाम मेलोनिक यूरिया बनता है, ध्यान रखना। बारबीट्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, मेलोनिक यूरिया, मेलोनिक यूरिया। और इसको लिखने का पैटर्न देखो आप, एक और बढ़िया लिख के बताते हैं। इसको N ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये N, H लिखो नहीं लिखो चलेगा, मैं लिख के देता हूं NH, और यहां पर भी क्या लिख दिया NH, साइड में लिख देते हैं। बस आप देखो लिखने का तरीका बदल के किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं इसको। ये सीधे बंदे, अब ये किस पे कार्बन पे, ये इस प्रकार से आपस में जोड़ दो। अब देखो कोई लगेगा नहीं, ये सेम फॉर्मूला है। इधर क्या लिखोगे डबल बॉन्ड हो, इधर क्या लिखोगे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कहीं पे भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। अब आप सोचो ये पर्सन ये सेम है या नहीं है, लगेगा ही नहीं, लेकिन है, क्योंकि हर कॉर्नर पे क्या होता है कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन है, बाकी दो संयुक्त हाइड्रोजन से हो जाएगी CH2 बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन से हो जाएगा द्विबंध, और एक बन जाएगा NH से, ठीक है, ये NH है, इधर भी NH है, ये कार्बन है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर इस प्रकार से पैक कर दो, कॉर्नर किसको दर्शाएगा कार्बन को, डबल बॉन्ड हो, तो ये भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम होगा बारबीट्यूरिक एसिड, ये आपके सेकंड का आंसर है। और थर्ड जो है नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना, ये मेरे हिसाब से भारी प्रश्न नहीं है, क्योंकि किताब में इसकी अनुनादी संरचना आपको मिल जाएगी आराम से, आप बैठ के बना लेना। अगर फिर भी आपको टफ लगे तो आप कमेंट कर देना, जितनी भी अनुनादी संरचना है, फिनॉल, फिनॉक्साइड, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, सभी के सभी एक साथ बना के डाल देंगे शाम तक, ठीक है, ध्यान रखना, आप कमेंट कर देना, ये आपको मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो इस कैथो वाला प्रश्न भी एक बार देख लेते हैं, तो इस कैथो वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि एनिलीन एल्किल एमीन की तुलना में, एनिलीन एल्किल एमीन की तुलना में कम सार की है, क्या है एनिलीन एल्किल एमीन की तुलना में कम सार की है। आपको पढ़ा रखा है कि एनिलीन जो होती है उसमें बेंजीन वाले -I प्रभाव दर्शाने का कार्य करती है, जो NH2 से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो NH2 आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता, ये ध्यान रखना, ये इसका कारण हो जाएगा। ये एनिलीन है, इधर कौन है NH2, यहाँ पर क्या है Lp, तो Lp देने वाले को बोलते हैं लुईस सार, तो ये Lp आसानी से देती तो ये सार की व्यवहार दर्शाती। लेकिन यहाँ पर ये फेनिल वाले या बेंजीन वाले ये -I प्रभाव दर्शाने का कार्य करती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचती है, इसके कारण इसकी सक्रियता में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं पाता है। अतः ये क्या होता है, तो अक्सर कम सार की होता है। तो एनिलीन कम सार की है, किससे कम सार की है, तो इसने लिखा एल्किल एमीन से।
एल्किल एमीन का मतलब होता है RNH2। इसमें R जो है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन उधर भेजता है, इलेक्ट्रॉन उधर भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और जल्दी देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अधिक शादी हो जाएगा। तो ये तो इसका कारण हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसमें इसकी अभिक्रिया लिखकर एनिलीनियम आयन वगैरह बनाकर चेक कर सकते हो ना, उसमें भी स्थायित्व वगैरह का कुछ लफड़ा होगा जो आपको डिटेल में लिखा रखा वो आप पढ़ लेना। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कर देता हूँ। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी को पहचानो। ये इसका सेकंड देख लेते हैं, अथवा में भी सेकंड देख लेते हैं, है ना। C6H5NH2 16वें का अथवा का दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। C6H5NH2 इसकी अभिक्रिया आपको करानी है NaNO2 और HCl, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278। ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं पे आपको मिल ही जाएगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 273 से 278 इसमें बनाया है A। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया करानी है इसमें C6H5NH2, यानी वापिस एनिलीन के साथ ही करानी है। C6H5NH2 यानी बेंजीन पे NH2, इसको एनिलीन कहते हैं। ये एनिलीन है और वापिस ये अभिक्रिया किससे, एनिलीन से। पहले इसमें A अलग बनेगा, उसके एनिलीन से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा B, और यहाँ पर लिखा OH। OH का कोई मतलब नहीं है, सारी माध्यम है, ठीक है। अब इसमें देखो A और B कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो A तो सीधा याद रखना भाई आप, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया समझने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट याद रखोगे तो और भी बढ़िया है, क्योंकि ये फेवरेट रिएक्शन और आती रहती कभी कभी। तो यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर आपको लिखना N2 प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं BDAC। और ये 2019 में सीधा या पिछले साल ही इसका खाली फॉर्मूला पूछा गया था, BDAC का सूत्र लिखिए। तो बेंजीन पे N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बनेगा ये। इसकी अभिक्रिया कराते हैं इससे एनिलीन से, किससे, एनिलीन से वापिस। तो देखो कैसे होगी, वापिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे NH2, इसमें NH2 को साइड में रखना भाई, क्योंकि ये एक प्रकार की युग्मन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन भाग लेता है, वो भी पैरा स्थिति का। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl हट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन जोड़कर बनाना का मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ इसको, देखो आडा बना देते हैं, किताब में भी ऐसे लिखा है तो अपन भी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये बेंजीन बना दी मैंने पहले, बाद में कौन है N2, तो N2 को ऐसे बना दो N11N। उसके बाद में ये N2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में से Cl हट जाएगा तो ये पैरा वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर पैरा वाला ये बना दी बेंजीन, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट स्थिति पे कौन सा है, NH2 है। तो इस प्रकार से बना हुआ आपको जरूर मिलेगा। इसका नाम है पैरा एमिनो, क्या नाम है, ये देखो, ये इस पूरे इतने समूह को एजो बेंजीन बोलते हैं। ये एजो है और ये दोनों बेंजीन है, इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। ये NH2 इसकी पैरा स्थिति पे, इसका नाम होगा पैरा एमिनो, क्या नाम है, पैरा एमिनो, कमीनो मत लेना, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन इसका नाम है। और ये पीले रंग का रंजक है, कैसा, पीले रंग का रंजक। ये पूछते हैं इसका रंग कैसा है, तो पीला है। और अगर सेम टू सेम, बस अभिक्रिया पूरी सेम है, यहाँ पर फिनोल होता, कौन होता, फिनोल, तो यहाँ पर क्या होता OH और यहाँ पर क्या होता OH, तो उसका नाम होता पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, वो होता है नारंगी रंग का रंजक। ये दो नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें तीसरा एनिलीन की अनुनादी संरचना, एक पहले वाले नाइट्रोबेंजीन की पूछी, इसमें पूछी एनिलीन की तीसरे में। तो आप बना के ट्राई कर लेना, नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। लेकिन बाकी ये सिंपल टॉपिक है ना, ये तो सबको आता है तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख लेना कोई भी हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 17वां प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और वास्तव में ऐसे प्रश्न आए तो आधे लोगों के गलत होने के चांस रहते हैं, जिसके पढ़ रखा हो बढ़िया वही सही कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के वेग के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग दोनों की इकाई यानी मात्रक सेम है, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, सीधा याद रखना शून्य कोटि। पहला का आंसर कौन सा होगा, तो आंसर शून्य कोटि होगा, शून्य कोटि। कोई पूछे कारण क्या है तो आपको बता देता हूँ। शून्य कोटि में अभिक्रिया का जो वेग है, वेग मतलब R, वो K गुणा AB जितने भी लिखो सभी की पावर 0 होगी, तभी उसको बोलते हैं शून्य कोटि। यानी कोटि का मान कितना होगा 0, तो इस 0 अगर किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होता भाई, तो इस पूरे का मान कितना होगा, तो अक्सर 1 होगा। 1 का K से गुणा कर कोई फर्क पड़ेगा, K का K ही रहेगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा K। इसीलिए इसमें R का मात्रक और K का मात्रक सेम होता है। इसका मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसका मात्रक भी क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसके वेग और वेग स्थिरांक की इकाई सेम होती है, तो वो अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिकारक की सांद्रता पूरी हट जाती है। इसका मान 1 हो जाता है, 1 का इससे गुणा करने पर K ही रहता है, K और R दोनों का मात्रक सेम होगा, जिसका मान होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका राइट आंसर होगा। एक और आपको बात बता दूं, K को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। अगर आपकी कॉपी में नहीं लिखा हो ध्यान रखना भाई, कभी पूछ सकते हैं। K को क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। कहीं पे लिखा आ जाए विशिष्ट अभिक्रिया वेग ज्ञात करो, तो वो ज्यादातर K को ही कहते हैं जब इसकी सांद्रता इकाई हो जाती है।
जब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी हो जाती है, इकाई, तो इस पूरे का मान 1 हो जाता है, ये पूरी सांद्रता 1 होती है तो हट जाता है, तो आर और के क्या होता है बराबर। उस कंडीशन में इस के को क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ध्यान रखना। यानी ऐसा अभिक्रिया का वेग जब क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो तो उस कंडीशन में अभिक्रिया के वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं और के से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा, एक अभिक्रिया दे रखी है 2NO + O2 बराबर 2NO2 के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, इसमें भी वेग स्थिरांक की इकाई पूछी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, वेग स्थिरांक इकाई यही है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर होती है 1 - n सेकंड इनवर्स। ये आपको सभी जगह कॉमन फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक की इकाई पूछे तो फॉर्मूला क्या है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, जहां n जो है वो अभिक्रिया की कोटि है। अब देखो बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है, इसमें आपको कोटि दी नहीं है, अभिक्रिया दी है और कोटि ज्ञात करने के बाद में वेग स्थिरांक की इकाई पूछी है। आधे लोगों को तो यही याद नहीं होगा तो प्रश्न तो गलत होने का चांस ज्यादा है, लेकिन ये सब का रटा होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसकी कोटि ज्ञात करते हैं। पहले कोटि के लिए आपको वेग समीकरण चाहिए, यानी इस प्रकार का कोई समीकरण होगा तब आप कोटि ज्ञात करोगे। तो पहले इसका समीकरण बनाते हैं, हालांकि अभिक्रिया को देखकर उसका समीकरण बनाना संभव नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है उसकी घात के बराबर हो भी सकते और नहीं भी, लेकिन आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है और ऑप्शन ऐसे ही है तो फिर करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको प्रश्न बना के समझाऊंगा, पहले आप समझो। इससे आर बराबर क्या लिखोगे इस अभिक्रिया के अनुसार, तो अक्सर एक तो लिखेंगे के मतलब कांस्टेंट है, उसके बाद में अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, अभिकारक कौन है तो अक्सर एक है NO, इसकी पावर आगे 2 है तो 2 लगा देंगे। यहाँ पर O2 पावर आगे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, नहीं लगाओ चलेगा, 1 लगा देते हैं। अब इसकी कोटि ज्ञात करता है n का मतलब है क्रिया कारकों की घातांकों का योग, तो 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3। ऐसा सभी जगह हो ये कोई जरूरी नहीं है, घातांकों का योग कोटि के बराबर 100% सही है, लेकिन ये जो आगे है वो इसकी घात बने ये कोई जरूरी नहीं, घात x और y होती है, इनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इस प्रश्न में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अपने यही करना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 प्रश्न बना के बताता हूँ, वो ध्यान रखना, पहले ये समझ लो। तो इसमें कोटि कितनी है 3। अब इस प्रश्न में n का मान फिट कर दो, देखो इधर कैसे, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करता। यहाँ पे लिखा है मोल लीटर इनवर्स, इस पूरे की पावर 1 - n, तो 1 का 1, n का मान कितना है 3। कैसे ज्ञात किया, अभिक्रिया देखी, इसमें NO का NO लिखा, O2 का O2 लिखा, इसके आगे 2 थे ऊपर 2 लिखा, इसके आगे 1 था ऊपर 1 लिखा, 2 और 1 को जोड़ा कितना है 3, घातांकों का योग क्या कहलाता है कोटि। अब इसमें 1 - 3 करो और सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स, ये काफी बार लोग इसको अंदर ले लेते हैं, अंदर नहीं लेना है, ठीक है। क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1 - 3 का मान कितना होगा तो सर माइनस का 2 होगा, 1 - 3 का मान कितना, यानी 1 में से 3 घटाओ तो माइनस का 2, ठीक है। सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स, माइनस के 2 का मोल से गुणा तो क्या बनेगा, मोल की पावर -2। अब माइनस का 1 पहले से, माइनस के 1 का माइनस के 2 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लीटर का +2 हो जाएगा और सेकंड का इनवर्स का सेकंड इनवर्स, ये आपका राइट आंसर होगा इसका दूसरे का, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है छद्म एकाणु अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक तो 2 होते हैं, यानी अणु संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है लेकिन 2 ही होती है, अणु संख्या 2 लेकिन कोटि प्रथम होती है, उसको बोलते हैं छद्म एकाणु, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है एक प्रकार की। छद्म क्यों है, क्योंकि आभासी, इसमें क्रियाकारक तो 2 होते हैं लेकिन कोटि 1 होती है, ये ध्यान रखना। तो अणु संख्या 2 लेकिन कोटि 1 हो उसको बोलते हैं छद्म एकाणु अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें इसका उदाहरण पूछा है, तो चलो लिखते हैं एग्जाम्पल। इसका 2 एग्जाम्पल है, अति महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलो सोल्व करते हैं। इसका एक तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इक्सु शर्करा का जल अपघटन, इक्सु शर्करा का जल अपघटन, राइटिंग अपनी थोड़ी ऐसी रहेगी भी है ना, समझ लेना आप। इक्सु शर्करा कौन सा अपघटन, जल अपघटन, या फिर कहीं पे आपको प्रतिपन भी लिखा हो मिल सकता है, ठीक। इक्सु शर्करा का प्रतिपन कैसा बन, इन्वर्जन बोलते हैं। अब इसमें देखो इक्सु शर्करा का मतलब है गन्ने की शर्करा, इसको बोलते हैं कैन शुगर, कैन शुगर, इक्सु शर्करा। फॉर्मूला होता 12/11, कार्बन 12, H22, ऑक्सीजन 11, ठीक है। इसका जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब होता है H2 जोड़ना। अब इसमें क्या, जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी अधिक में होता है, और जब भी किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ अधिक में दे रखा है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी जल इतना ज्यादा है, आप थोड़ा मिलाओ थोड़ा घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए जैसे मान लो आपके घर में रुपए ही रुपए पड़े, चारों तरफ रुपए, कमरा पूरा भरा हुआ रुपयों से, कोई आके एक 500 का नोट लेके चला जाए, आपको हवा ही नहीं लगेगी नोट गया है क्या, क्योंकि इतने सारे पैसे थे। वो चीज यहाँ पर है, तो जल बहुत अधिक है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए कोटि में खाली इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है। तो ये है इक्सु शर्करा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन आप वीडियो देखिए बढ़िया,
क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बनाना क्या है, तो इससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक को बोलते हैं ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। लिख देता हूँ पूरा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस पल्ले पड़े, ठीक है, वरना आप सीधे लिख दे अल्फा डी ग्लूकोज और बनेगा बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। एक तो हो गया एक सूत्र का जल अपठन, एक और आप याद रख सकते हो, इसमें ये जरूर याद रखना, इसमें एक और अभिक्रिया होती है एथिल एसीटेट। कौन सा? एथिल एसीटेट लिख देता हूँ, CH3 COO C2H5। ठीक है, एथिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। ये एथिल है और ये एसीटेट है, इसकी अभिक्रिया करा दो वही जल के साथ, इसका भी जल अपठन कर दो। और ध्यान रखना अम्लीय जल अपठन, सारी नहीं, कौन सा? अम्लीय जल अपठन। ये इसमें भी क्या होता है? जल अधिक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सेम टू सेम CH3 COO, एक तो बन जाएगा H यानी एसिटिक अम्ल बनेगा, एक बनेगा C2H5 और यानी अल्कोहल। तो इसमें करना क्या है, इधर मान लो H रख दिया, या फिर एक काम कर दो H इधर रख दो, OH इधर रख दो, इस प्रकार से तोड़ दो, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल और ये बनेगा अल्कोहल। इसमें दिक्कत क्या है, ये प्रथम कोटि की क्यों है, इसका समझो एक बार है ना। अगर इसके लिए मैं लिखूँ, क्या लिखूँ? वेग समीकरण, तो इसमें ऐसे लिखेंगे R बराबर K, इसमें C, ये बात साथ में लिखना आपको, C12 H22 O11, इसकी पावर 1 होगी और H2O की पावर जो होगी वो होगी भाई 0। क्या होगी? 0। इसीलिए इसकी कोटि तो 1 आती है, लेकिन अणु इसमें 2, तो अणु संख्या 2 यानी आणविकता 2 है, कोटि 1 है, उसको बोलते हैं छद्म आणुक अभिक्रिया। सेम टू सेम आप इस पे लिख सकते हो, सेम टू सेम होगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी पावर 1 होगी, H2 पावर 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होता है प्रश्न। अगला एक प्रश्न, ये जो आपको मैं बता रहा था वो उसके कहने का मतलब समझ लो, पल्ले पड़े, ठीक है, वरना गोली मारना है इसको। ठीक है, ये प्रश्न आपको दे रखा है कि अब जैसे मान लो ऑप्शनल प्रश्न है, ये प्रश्न है कि अभिक्रिया ये है, इसके लिए वेग स्थिरांक नहीं, मैं कोटि लिख देता हूँ। ये प्रश्न करा देना आपको सॉल्व। अब आप दूसरा समझो, इसके पैटर्न कोटि होगी। ठीक है, सेम ही प्रश्न है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। अब ऐसा प्रश्न हो तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो सर कैसे? तो R बराबर आप इसके लिए ऐसे लिखोगे कि NO की पावर कितनी लिखोगे? 2। ठीक है, आगे K लगा देना, और यहाँ पर कौन है? O2 पावर कितनी लिखोगे? तो सर 1, क्योंकि इसके आगे 1 है। 2 और 1 कितना कर दोगे? तो सर 3 कर देंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न है सेम टू सेम कि इस अभिक्रिया है, इसके लिए कोटि क्या होगी, और ऑप्शन सुनना, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा क्या? ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर ये ज्यादा सही होगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभिक्रिया को देखकर कोटि का निर्धारण करना संभव नहीं है। ये जो है उसकी घातांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं है तो फिर वही सही होगा। लेकिन अगर प्रश्न ही ऐसा हो जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं तो फिर आपको एक टिक करना पड़ेगा और वो फिर इसी के अनुसार करना है। इसकी पावर 2, 2 और 1 3 जोड़ के सीधा लिख दो, आणविकता को जोड़ोगे वही कोटि होगी। ठीक है, बस कोई अधिक में नहीं होना चाहिए, अगर अधिक में हो तो उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, तो अगला जो 17वें के अथवा वाला प्रश्न है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न भी आप दोनों कर सकते हो, जो आपको जचे वो करो, लेकिन अपने सारे टाइप देखना है। प्रश्न है कि एक अभिक्रिया A के प्रति द्वितीय कोटि तथा B के प्रति प्रथम कोटि की है। तो इसके कहने का मतलब समझो, पहले आपको चुपचाप बैठे बैठे R लिख देना। R मतलब अभिक्रिया का वेग, A के प्रति द्वितीय कोटि है ना, तो पहले एक तो K तो लिख लेंगे, A के प्रति यानी A के ऊपर द्वितीय कोटि मतलब 2 लगा दो। ठीक है, B के प्रति प्रथम कोटि मतलब B की पावर चुपचाप कितनी लगा दो? 1। इसको बोलते हैं, 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, तो सीधा B लिख देता हूं। तो A के प्रति द्वितीय और B के प्रति प्रथम कोटि, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न देखो, इस अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण लिखिए। समाकलन नहीं पूछा, कौन सा? अवकलन वेग समीकरण। तो पहला आंसर देखो, ये जो आपने लिखा है वो अवकलन वेग समीकरण ही होता है, ध्यान रखना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। और आप बढ़िया तरीके से लिखना चाहो तो वास्तव में अवकलन वेग समीकरण यूं लिखते हैं, माइनस का dr/dt, इसको बोलते हैं अवकलन वेग समीकरण, यानी इसका अवकलन कर दो आप। ठीक है, तो माइनस का dr/, क्या लिखोगे? dt, इधर बराबर होता है k, ठीक है, और होता है r। अब r मतलब होता है रिएक्टेंट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट ये दोनों है, तो आप r की जगह ये लिख दोगे, तो इसका अवकलन वेग समीकरण ये बन जाएगा। वापिस माइनस का r/dt बराबर क्या लिखोगे? k का k, r की जगह ये लिख दो, क्या लिखोगे? a की पावर 2 और b की पावर कितनी होगी? 1।
इसको बोलते हैं अवकलन वेग समीकरण। ठीक है, तो ये इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, अवकलन वेग समीकरण होगा, ध्यान रखना। ये लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन आप ज्यादा प्रिफरेंस इसको भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अवकलन समीकरण इसी रूप में लिखते हैं, आपको अवकलन ही पूछा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको कम भी मिलेंगे। दूसरा देखते हैं, छोड़ो इसको। अगला वास्तव में बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न काफी बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है ए की सांद्रता को, अब ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बना दिया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या प्रश्न था, ए के प्रति द्वितीय, ए के प्रति द्वितीय, बी के प्रति प्रथम, बी के प्रति प्रथम। अब प्रश्न है ए की सांद्रता 3 गुणी, कुछ नहीं करना। पहले आप चुपचाप बैठ के R1 लिख दो, R1 यही होगा, हमेशा ध्यान रखना। R1 जो इस प्रश्न से बन रहा है, यानी प्रश्न में दिया उसके अनुसार जो बनता है उसको बोलते हैं R1। ठीक है, अब आपको लिखना R2। R2 का मतलब वो होगा सांद्रता को कितने गुणा करने का बोला है। तो पहले तो आपने जो नॉर्मल था वो लिख दिया, उसको बोलेंगे R1। R2 बोलो, R डैश बोलो, चलेगा। अब इसमें लिखा ए की सांद्रता 3 गुणा, तो इसमें ए की जगह 3 ए लिखना और स्क्वायर समेत। तो देखो क्या लिखोगे, के का के, ए की सांद्रता कितने गुणा करना, 3, बी में कोई चेंज नहीं करना, सेम टू सेम रहेगा। तो ए की जगह कितना कर दोगे, 3 है, 3 गुणा मतलब 3 है, स्क्वायर का स्क्वायर, बी का क्या लिखोगे, बी। अब इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 9 होगा। उस 9 को बाहर ले लेना, क्योंकि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखना। तो क्या बनेगा, के का के, ये 9 में सीधा बाहर ले लेता हूँ, ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को ले लिया बाहर, पीछे क्या बचेगा, क्योंकि ए का तो स्क्वायर करना है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी। ठीक है, ये हो जाएगा R2। अब इसको मान लो पहले वाला समीकरण 1, दूसरे वाला समीकरण 2, 2 में 1 का भाग लगा दो। तो क्या लिखोगे, 2 बट्टे में क्या लिखोगे, 1। 2 क्या है, तो अक्सर है R2। ठीक है, और बट्टे में क्या होगा, R1। 2 में 1 का भाग, तो R2 बट्टे क्या हो जाएगा, R1। राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में कौन है इधर, तो सही हो जाएगा k गुणा 9, ए का स्क्वायर और बी का बी, बट्टे में समीकरण 1, इसमें राइट वाला सेम सेम लिख दो। के का क्या जाएगा, के, ए का, ये का स्क्वायर और बी का, ये भी जब आप ऐसे लिखोगे सारे कट जाएंगे, पूरा कट गए, के से के कट जाएगा, पीछे खाली क्या बचेगा, 9, यानी इससे बनेगा क्या, तो सर R2 बट्टे R1 बराबर कितना आया, 9। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो R2 बराबर 9R1। कहने का मतलब है अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। ये सिंपल प्रश्न, इससे सिंपल प्रश्न कुछ नहीं है दुनिया में। पहले तो आपको जो प्रश्न दे रखा है, ए के प्रति द्वितीय 2 लिख दिया, बी के प्रति प्रथम प्रथम लिख दिया, ये आपका R1 होगा। अब आपको जो चेंज करने का बोले उससे हिसाब से गुणा करते जाओ। जैसे 3 करने का बोला गुणा, तो 3 से करो, 4 बोले 4 से करो, और जो भी बने उस संख्या को बाहर ले लो और बाकी स्क्वायर सेम टू सेम पढ़ा रहने दो। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 बाहर ले लिया, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बाकी जब आप इसमें पहले वाले से तुलना करोगे सब घट जाएंगे, खाली ये संख्या बचेगी। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, ऐसा कैसा प्रश्न में दे रखा है सेम ऐसा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना, छाप लेना घर बैठे। ठीक है, ये तो सेम पड़ा रहने देते हैं इसको, ये R1 ही होगा अपना, ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, जो अपने प्रश्न से बनाए उसको क्या बोलते हैं, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट है। अब देखो अगले प्रश्न में लिखा है ए और बी दोनों की सांद्रता को 2 गुणा करने पर, ए की भी सांद्रता 2 गुणी करनी, बी की भी 2 गुणी, लेकिन करनी इसी में, ये ध्यान रखना। अब लिखते हैं R2 वापिस, के का क्या रखोगे, के, ए की सांद्रता पिछली बार 3 गुण की थी, अब कितनी करनी, 2, तो ए की जगह कितना लिखोगे, 2 है, स्क्वायर का स्क्वायर, बी का भी कितना करना है, 2b, क्योंकि ए और बी दोनों की 2 गुणी करनी है, तो बी का 2b लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, के का के, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, चुपचाप बाहर ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर, पहले बड़ा 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को ले लिया बाहर, ए का भी क्या करना, स्क्वायर, ए का स्क्वायर, उसके बाद 2 को बाहर ले लो और बी को क्या रख दो, बी। समझ में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बाहर अंदर से, ये तो मैं यूँ ही लिखता हूँ, पैटर्न है अपना। ठीक है, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा R2। अब वही काम करना, सेकंड में फर्स्ट का भाग यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड ही है, इसमें फर्स्ट का क्या लगाना भाग, तो R2 बटे क्या लिख दोगे, R1, इसके बटे में ये पूरा लिख दो। फर्स्ट क्या होगा, के का के, ए का स्क्वायर गुणा बी का बी, बी से बी कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब देखो के से के, तो यहाँ को अरे R2 बटे R1 लिखना है ना, यहाँ पर R1 है, तो R2 बटे क्या होगा, R1 बराबर क्या बचेगा, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, तो अक्सर 8, बटे में कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो इसको 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा। ठीक है, R1 को उधर भेज दो, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 8R1, इसमें 8 गुणा बढ़ेगा, उसमें 9 गुणा बढ़ेगा। सिंपल चीज है। पहले तो आपको अभिक्रिया को देखे लिखना, ए के प्रति द्वितीय मतलब 2 लिखो, बी के प्रति प्रथम मतलब 3 लिखो, और भी कुछ हो तो भी लिख दो, मतलब प्रथम है तो 1 लिखो। ठीक है, और सी के प्रति मान लो तृतीय होता है तो सी की पावर 3 लिख देते हैं। उसके बाद में इसको समीकरण 1 मान लो, उसके बाद में आपको जो भी गुणा करने बोले, जैसे 3 गुणा करना तो यहाँ पे 3 कर दो, दोनों की सांद्रता 2 गुणा कर दो, तो 2 इसका भी करो इसका भी करो, दोनों को 2 कर दो। ठीक है, अब इसमें 2 का स्क्वायर करना था तो स्क्वायर करके जो भी संख्या बने उसको बाहर ले लो सीधा ही। ठीक है, बाद में ताकि सेम टू सेम करता रहे, इसलिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है, बढ़िया चीज चल रही है। आगे और देखते हैं। हाँ, तो अगला जो प्रश्न है 18वां प्रश्न देखते हैं भाई। कौन सा 18वां प्रश्न, 17 के बाद में 18 आता है वैसे भी। ये इसमें प्रश्न बड़ा है थोड़ा, लिखे कौन, मैं यूं बोल के सुना देता हूँ, वैसे भी थ्योरी का प्रश्न है। प्रश्न है एल्कोहल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन यानी ईथर से अधिक क्यों होता है।
तो सीधी बात है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, आप संरचना बढ़ा देना ROH ROH ROH, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला, और ईथर में ऐसा बंद नहीं होता है। अगला जो है 18वें का दूसरा प्रश्न है कि क्या होता है जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। प्रश्न क्या होता है जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, बड़ी अम्ल बनता है जिसका नाम है पिक्रिक अम्ल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिनॉल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, आप सुन लिया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। किसकी, फिनॉल। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये इस पे क्या होगा OH, इसकी अभिक्रिया करानी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मैं लिख देता हूँ प्लस करके, कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो आपको याद रखना पिक्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है। सांद्र है तो पिक्रिक बनेगा, तनु है तो पिक्रिक नहीं बनेगा। यहाँ आप लिख देना OH, 3 NO2 जोड़ दो, 1 2 तो जुड़ेंगे और तो पे, 1 जुड़ेगा पेरा पे, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, IUPAC नाम पूछेंगे इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये बनता है कब, जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है इसमें, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम किसका, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, चलो बना ही देते हैं इसको, पिक्रिक, हाँ ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक मतलब 3 डिग्री, यानी तृतीयक कहते हैं एक चीज तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 तो कार्बन जोड़ने छोड़ना है, ये तृतीयक है। ब्यूटिल मतलब कार्बन 4 करने टोटल, 1 2 3 4, तृतीयक हो गया, ब्यूटिल भी हो गया, अब खाली OH लगाना, तो ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका पूछा IUPAC नाम, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, 2 पे मैथिल जुड़ा और 2 पे योल है, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 अभी पहले बनाया था, एक अभी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले में वही था। देखो क्या बना, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, या 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल इसका IUPAC नाम होगा इसका, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18वें का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा में पहला प्रश्न दे रखा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये सिंपल रिएक्शन ये है, इसमें RX यानी हेलो एल्केन, या फिर आप एल्किल हैलाइड कह सकते हो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। ध्यान रखना किसकी, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, तो अक्सर सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो NaX हट जाता है और ROR बनता है, तो ROR प्लस बनेगा NaX। इस ROR को बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर। तो ईथर निर्माण की एक अभिक्रिया है जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। अगला फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, ये समझाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ये तो आया ही होगा। और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति किस कारण होती है, क्योंकि फिनॉल जो है उसमें तो ये थोड़ा समझा देते, चलो ये फिनॉल है, इसमें OH है, ये ऑक्सीजन जब H+ को त्यागता है तो इस पर माइनस आता है, उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बना के आप इसको समझा देना, फिनॉक्साइड आयन में इसका स्थायित्व अनुनादी संरचनाओं के कारण अधिक होता है, जबकि फिनॉल का स्थायित्व कम होता है, क्योंकि फिनॉल में प्लस आता है जबकि इसमें ऑक्सीजन पर माइनस आता है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसको फिलहाल में छोड़ते हैं, अगर आप फिर भी नहीं हो पाए तो कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन फिनॉल की अम्लीय प्रकृति सिंपल प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए। इसमें फिनॉक्साइड का स्थायित्व फिनॉल से अधिक होता है, इसी कारण फिनॉल जो है वो H+ त्याग कर फिनॉक्साइड बना देता है, अतः अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, इतना लिख देना, ठीक है। अगला, और इसमें अनुनादी संरचना प्रश्न जरूर आएगा और जरूर बना के तैयार करना पहले। अगला प्रश्न है फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब ये जो है ना वो बुक में है ही नहीं, क्या प्रश्न है भाई, बुक में नहीं है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर में दे रखे हैं। तो इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आपके मेन पेपर में भी कुछ ऐसे प्रश्न जरूर हो सकते हैं जो आपकी बुक से बाहर हो, तो उनको देख के घबराए नहीं। पहले तो आपको वो प्रश्न करना है जो आपको बढ़िया तरीके से आ रहे हो, उसके बाद में आप वो प्रश्न अटेंड कर सकते जो आपको नहीं आ रहे हो, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने वो सारे प्रश्न पहले कर दिए जो आपको आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे प्रश्न भी हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करना। और ये थैलिक एनहाइड्राइड वाली अभिक्रिया अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो मॉडल पेपर है थोड़ा भांग पी कर बनाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। कहने भी इससे टाइप वाला। तो अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, ये मैं आपको करा देता हूँ। प्रश्न है फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले देखो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर लिखोगे OH प्लस में और लिखोगे OH, ठीक है। ये बेंजीन थोड़ा आराम से बैठ के बढ़िया तरीके से बनाना, और ये जो गोला है ये भी थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि ये बंद है ना कॉर्नर पे होता है ठेठ,
अपना चलता रहता है, ठीक है। ये फिनॉल है। अब यहाँ पर क्या रखना है, H, यहाँ पर भी क्या रखना है, H। कोई पूछे H कहाँ से आया तो आपको याद होना चाहिए बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे एक एक H होता है, सिवाय उस कार्बन को छोड़कर जिस पे कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने H खाली यूं ही बताया, कारण क्या है, क्योंकि इसको एक अभिक्रिया के साथ जोड़ना है उसके लिए। अब मैं बताता हूँ थैलिक एनहाइड्राइड। ध्यान रखना इसकी संरचना कैसे होती है। ये बेंजीन है, इसमें C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। इधर भी क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन। ये इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन से दोनों जुड़े होते हैं। अगर थैलिक अम्ल बनाना कुछ नहीं करना, यहाँ पे COH, यहाँ पर भी COH, उनमें से आपस में से जल का निष्कर्षण हो जाता तो बनता थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आप समझ लेना, यहाँ पर क्या था COH, यहाँ पर भी क्या था COOH, उनमें से आपस में H2 निकल गए और ये आपस में जुड़ गए, तब उसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये मॉडल पेपर में है इसीलिए मैं करा रहा हूँ, वरना ये सिलेबस में नहीं है, किताब में नहीं कहना। मतलब रिएक्शन तो फिनॉल की पुरानी किताबें थी उसमें हुआ करता था, तो शायद किसी ने पुरानी किताब से देखकर बना दिया हो पेपर बनाने वाला ने, थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया करनी फिनॉल के साथ, ये दोनों फिनॉल, दो फिनॉल काम आता है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, ये फिनॉल है और ये भी क्या है, फिनॉल। नाम लिखो चलेगा, नहीं लिखो चलेगा, ये ध्यान रखना। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद रखना, बेंजीन CO ऑक्सीजन। अब करना क्या है, H2 निकालना आपको आता ही है। इस प्रकार से इस H2 को हटा दो और बाकी पूरे को सीधा सीधा जोड़ दो, वो आपका उत्पाद होगा। ये आपकी अभिक्रिया पूछी थी इसने, ठीक है। तो मैं जोड़ देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा, OH, ऐसे कैसे, यहाँ पर भी क्या होगा, OH। अब जोड़ना किससे, कार्बन से, तो ये कार्बन बना दो, इसको दोनों से जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि दोनों बंद यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहाँ आकर जुड़ जाएगा। इसके बाद में कौन है, ऑक्सीजन, इधर कौन है वापस, कार्बन। ये पूरा सेम रहेगा, इस पूरे कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे करके बेंजीन बना दो इधर, ठीक है। और ये जो है, ये मेरे को 12th के प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा गया था, और इसका नाम है फिनोल्फथैलीन, इसीलिए मेरे को ये कभी भूलता ही नहीं हूं मैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, फिनोल्फथैलीन। एक प्रकार का सूचक है, कृत्रिम सूचक। कैसा सूचक, कृत्रिम बोलो या संश्लेषित सूचक है, इसको बोल सकते हो। सूचक मतलब वो पदार्थ जो अम्लीय तथा सार की पहचान कराए, ठीक है। ये ध्यान रखना, फिनोल्फथैलीन क्या है, कृत्रिम सूचक है। काम कहाँ आता है, अनुमापन में, जिसको टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और अगर पेपर में आ गया तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो बोलेंगे मॉडल पेपर में दी थी, आपको चेक करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से जल का अणु निष्कासित होता है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और फिनोल्फथैलीन बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फैराडे के प्रथम नियम लिखिए। क्या प्रश्न है, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के, आपको पता है, 2 नियम दिए थे, उसमें इसने लिखा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, और बाकी बात देखते हैं। पहले प्रथम नियम देख लेते हैं। तो प्रथम नियम कुछ नहीं है, उसने लिखा था, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मैं बोल देता हूँ, लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ना। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, किस पर, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, निक्षेपित मतलब जमा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, उस पदार्थ की मात्रा को W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा, या जिसे अपन सामान्य भाषा में आवेश कहते हैं। तो ये उसका नियम था, फैराडे का प्रथम नियम। किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा यानी आवेश के समानुपाती होती है। तो अपन ऐसे लिखेंगे, अतः W समानुपाती I, और ये I नहीं Q, सॉरी है ना, ये आपको ऐसा कैसे लिखना है, W समानुपाती Q आपने पढ़ रखा होगा I बराबर आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इससे Q बराबर क्या बन जाएगा, Q बराबर बन जाएगा IT। तो ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो W समानुपाती हो जाएगा IT, और जब ये कांस्टेंट, मतलब ये समानुपाती का चिन्ह हटाता है तो कांस्टेंट आता है, तो W बराबर हो जाएगा ZIT। क्या हो जाएगा, ZIT, जहां पर ये जो Z है, इस Z को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या था, तो प्रश्न ये था, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W, उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा यानी आवेश Q के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, W समानुपाती IT। क्यों Q को I2 लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, IT। अब ये जो बनेगा W बराबर क्या बनेगा, ZIT, क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो ये जो Z है, इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, तो देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि 1 एम्पियर की धारा कितनी, I बराबर कितना कर दे, 1 एम्पियर,
ए वैसे खाली ए ही लिखना चाहिए, लेकिन अपनी आदत है तो एम भी लिख देते हैं, ठीक है, बाकी खाली ये सही रहता है। तो आई बराबर कितना कर दे, यदि ये इसने लिखा है प्रश्न में, यदि धारा कितनी है 1 एम्पियर कि विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए, यानी टी बराबर भी कितना कर दे 1 सेकंड, तो इसने लिखा है किसी विलयन में प्रवाहित किया जाए, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दी जाए, तो फिर गणितीय व्यंजक क्या होगा। इसने पूछा कुछ नहीं है, गणितीय व्यंजक, अब क्या पूछा वो पल्ले नहीं पड़ रहा लोगों को, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला जो लिखा है इसमें आई और टी का मान 1 कर दो, ठीक है। तो आई और टी का मान कितना कर दोगे 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा Z गुणा 1 गुणा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा Z। कहने का मतलब यही आपको पूछा था, यदि इस फॉर्मूले में आई और टी का मान यानी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो फिर W क्या होगा, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगी, बराबर होगी। अब इसकी परिभाषा ऐसे ही बनाते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो उसमें इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, यानी ये दोनों एक एक हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात परिभाषा क्या होगी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, ऐसे पूछते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है यदि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए, किसका, मोलर चालकता, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका व्यंजक इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो है कि मोलर चालकता का फॉर्मूला लिखिए, यानी व्यंजक लिखिए और कुछ नहीं, खाली लिखना ही है, सिद्ध नहीं करना कुछ भी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले, ये जो लैम्डा एम है इसको बोलते हैं मोलर चालकता, और लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है के गुणा वी, क्या होता है के गुणा वी, और वी जो होता है वो एम एल में होता है। अब कुछ होता है नहीं सर हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा के गुणा 1000 बटे ऐसा कुछ पढ़ा है, के गुणा 1000 बटे एम, तो आया कहां से वो यहीं से बता देता हूं मैं आपको, है ना। तो देखो लैम्डा एम बराबर होता है के गुणा वी, यानी वी एम एल विलियन में। अब ये जो वी एम एल है ये क्या है, तो यह वह आयतन है, क्या है वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट है, ठीक है, कितना 1 मोल विद्युत अपघट है विलयन में डूबा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वीएमएल क्या है, वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट उपस्थित है, 1 मोल विद्युत अपघट उपस्थित है, ठीक है। अब आप समझो इसकी परिभाषा वीएमएल का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, आपने कभी मोलरता की परिभाषा पढ़ी होगी, मोलरता विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर ये एमएल में है तो ऊपर 1000 का क्या करते हैं, तो अक्सर गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपको मान यहां से रखना है, यानी मोलरता जो होती है विलयन की, वो मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन के बराबर होती है, यानी विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब ये जो विलयन का आयतन है एमएल में, तो ऊपर 1000 का क्या करते हैं गुणा, तो वीएमएल को इधर भेजो, ये वीएमएल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा एन बटे में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एन का मान तो 1 है क्योंकि यहाँ पर लिखा 1 मोल विद्युत अपघट उपस्थित है, तो एन को तो सीधा कितना कर देंगे 1, इसको हटा देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, तो 1000 बचेगा, ठीक है। और एम को इधर भेज दो, वी को इधर भेज दो, तो एम आ जाएगा बट्टे में, इससे फॉर्मूला बनता है। तो वीएमएल का मान कितना रखता है 1000 बटे एम, ये किसके लिए 1 मोल विद्युत अपघट उपस्थित होने पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें 1000 बटे एम लिख सकते हैं, तो अतः फॉर्मूला क्या पड़ेगा, लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000, वी का मान रख रहे हैं, ठीक है ना, बटे में क्या लिख दोगे एम, ये पूरा ऐसे लिखो तो भी चलेगा। तो ये अपने मोलर चालकता का व्यंजक होगा, आपको ये याद रहे नहीं रहे ये जरूर रहना चाहिए। और कहीं पे आपने के गुणा 1000 बटे सी पढ़ा है, कोई फर्क नहीं है, मोलरता ही सांद्रता होती है, दोनों ही सेम है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मोलरता ज्यादा सही है, सांद्रता में तो और भी सारी होती है, लेकिन मोलरता स्पेसिफिक यही होती है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, मोलों की संख्या कितनी कर दी 1, तो वीएमएल जब आप ज्ञात करोगे 1000 बटे एम के बराबर आएगा, और वो 1000 बटे एम आप यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, मोलर चालकता का, ठीक है। इसके अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं ना, 1 मिनट रुको भाई। तो अगला 20वें वाले के अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। अथवा में पहला प्रश्न जो है वो है कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल अंतर है। एक है मोलर चालकता, कौन सी, मोलर चालकता। मोलर चालकता जो है उसको लैम्डा एम से दर्शाते हैं, किससे, लैम्डा एम से, ये ध्यान रखना। अगला दूसरा जो है उसका नाम है तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता को पहले किससे दर्शाते हैं, तो वो आपको याद होगा लैम्डा इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। तुल्यांक की चालकता इसको दर्शाते हैं लैम्डा इक्यू से, इक्यू का मतलब है इक्विवेलेंट, ठीक है, ध्यान रखना, तुल्यांक बोलते हैं। अब इसमें पहला अंतर, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, मोलर चालकता किसे कहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोडों के बीच, किसके बीच, इलेक्ट्रोडों लिख देना ना, इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विद्युत अपघट है, ठीक है, याद रह जाएगा भाई। यानी मोलर चालकता कैसे कहते हैं, यदि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है
उनके बीच में कितना 1 मोल विद्युत अपघटन रखा हो तो चालकता, ठीक है, तो जो विलयन की चालकता होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। लाइन पूरी कर देना। यदि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विद्युत अपघटन रखा हो तो विलयन की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्लियर है, ये सेम टू सेम हो जाएगा। और देखो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विद्युत अपघटन हो, 1 मोल हो तो कौन सी होगी, मोलर, मोल से मोलर, ठीक है। और यदि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ग्राम तुल्यांक, क्या लिख दोगे, ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन रखा हो, ये पूरी परिभाषा सेम है, तो उसको बोलते हैं तुल्यांक की चालकता। यानी यदि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन रखा हो तो विलयन की चालकता मोलर चालकता नहीं तुल्यांक की चालकता कहलाती है। और 1 मोल विद्युत अपघटन हो तो मोलर चालकता कहलाती है। इतना क्लियर है, ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर आप लिखना चाहो तो पहला तो हो जाएगा परिभाषा का, ये पहला। दूसरा इसे किससे दर्शाता है, लैम्डा एम से। इसे किससे दर्शाता है, लैम्डा इक्विवेलेंट से, ठीक है। तीसरा इसका अगर मात्रक लिखा जाए तो मात्रक होगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मात्रक लिखा जाए तो इसका मात्रक आप लिखोगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये ध्यान रखना, मोल है इसमें कौन सा था, ग्राम इक्विवेलेंट था, तुल्यांक की बाहर था, तुल्यांक बाहर नहीं, इसमें बोलते ग्राम तुल्यांक, तो इसको बोलते ग्राम इक्विवेलेंट, जी इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला चौथा इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो इसमें होता है लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000 बट्टे में होता है एम, ठीक है, ये ध्यान रखना। जहां एम जो है वो मोलरता है, क्या है, मोलरता। और यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर के गुणा 1000, ठीक है, और बट्टे में होगा एन, जहां एन जो है वो विलयन की नॉर्मलता है। एन क्या है, नॉर्मलता, जो आपने बहुत कम पढ़ी है क्योंकि 11th 12th के सिलेबस में नहीं है। तो ये इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हो। पहला कौन सा था, मोलर चालकता, दूसरा तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता मतलब एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विद्युत अपघटन हो तो जो मोलर मतलब विलयन की चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। और यदि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन रखा हो तो चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाता है, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से दर्शाता है। इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। सीमेन को आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, सीमेन को क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स, ये चलता रहता है। अगला तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका होगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000 बटे एम, इसमें लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर के गुणा 1000 बटे एन। एन क्या है, नॉर्मल था, एम क्या है, मोलर था। ये अंतर हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब इसका पर्सन कंटिन्यू करते हैं अपन। अब पर्सन में देखो क्या लिखा है, यदि BaCl2 की मोलर चालकता 104 है, अब इसमें डीएम लिखा है ना, पेपर बनाने वाले ने धाप के गलतियां किया और काफी सारे पर्सन ऐसे भी दिए जो सिलेबस से आउट है, ठीक है। अभी 1-2 पर्सन और भी देखेंगे। तो यहाँ पर डीएम इनवर्स उसने पेपर वाले ने लिखा है, खोटा ही है। यहाँ पर ओम इनवर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, OHM, ओम इनवर्स, या फिर इसी को अपन बोलते हैं सीमेन, अभी जो मैंने लिखा था। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दोनों सही, ये लिखो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन डीएम नहीं होगा, डीएम का मतलब डेसीमीटर होता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब इसमें कहीं पे काम नहीं है, सिलेबस में तो आता रहता है। अगला, यदि BaCl2 की मोलर चालकता 104 है, यानी लैम्डा एम किसकी, BaCl2 की कितनी दे रखी है, 104, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है हो, तो इसकी तुल्यांक की चालकता कितनी होगी। बहुत बढ़िया पर्सन है और ऐसे पर्सन पहले नहीं आ रखे हैं ना, तो एक बार आपको करा देते हैं, पहले दोनों में संबंध याद करा देते हैं आपको, ताकि कोई पर्सन गलत नहीं हो। तो दोनों का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, एक बार देखो इधर वापिस। लैम्डा एम बराबर क्या था, के गुणा 1000 बटे एम, और इधर लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या था, तो अक्सर के गुणा 1000 बटे में था भाई एन, ठीक है। अब आपने ये नॉर्मलता बहुत कम पढ़ी, मेरे को पता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा VF, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहां पर जो VF है इसको बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं, संयोजकता कारक, यानी वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। यानी किसी आयन पर आवेश कितना उसका अगर गुणा कर दे, जैसे BaCl2 है तो इसमें अगर आप इसको तोड़ोगे तो Ba पे 2+ आएगा और Cl पे 2-, यानी एक Cl पे 1- तो 2 Cl पे 2- हो जाएगा। तो इसको अगर तोड़ दिया जाए, इधर मैं तोड़ के बता देता हूं क्या बनेगा, एक तो बनेगा Ba2+ प्लस क्या बनेगा, 2 बनेंगे Cl-, तो इसका टोटल आवेश जो है वो 2 है, कितना भी 2, तो इसमें संयोजकता का मान 2 होगा। जैसे मान लो AlCl3 होता तो एल्यूमिनियम पे 3+ आता तो आवेश कितना होता, 3 होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो संयोजकता कारक में यहाँ पर VF है, वो जो किसको दर्शाता है, संयोजकता को या आवेश को दर्शाता है। तो ये संबंध है। अब आप देखो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m गुणा VF, इधर देखो, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर k गुणा 1000 बटे n को क्या लिख सकता है, m गुणा VF। अब आप एक बात गौर करोगे, k गुणा 1000 बटे m, ये क्या है, k गुणा 1000 बटे m,
तो इस पूरे की जगह में लैम्डा एम लिख सकता हूं। तो अब फॉर्मूला देखो क्या बना, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर इसको पूरे को क्या लिख दिया, लैम्डा एम बट्टे में क्या बचेगा, वीएफ। ये आपका फॉर्मूला है और इससे पर्सन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब पर्सन देखो BaCl2 क्या दे रखा है, BaCl2, इसको पहले तोड़ दो आयनों में, क्या बनेगा, तो अक्सर Ba2 प्लस बनेगा 2Cl माइनस। अब ये जो आवेश है इसमें देखोगे तो भी 2 माइनस है, इसमें भी 2 प्लस है, तो इसमें VF का मान कितना है, तो अक्सर 2 है, ठीक है, और लैम्डा एम का मान आपको दे रखा है। तो आपको सोच लो कितना सरल प्रश्न है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर आप ज्ञात कर सकते हो, यानी तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने का पूछा है। तुल्यांक की चालकता बराबर क्या होगी, मोलर चालकता बटे संयोजकता। मोलर चालकता मान कितना दे रखा है 104 बटे में संयोजकता कितनी है 2, 2 का भाग लगा दो, 100 का आधा 50, 4 का आधा 2, 52 आंसर आएगा, ठीक है। और मात्रक क्या होगा, मात्रक चेंज हो जाएगा। मात्रक पहले क्या था, ये था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें क्या होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्यू लिखा है यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर होगा 52 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न ये भी बेहतरीन प्रश्न है ना, इसीलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको कई जगह नहीं मिलेंगे और बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आने लायक प्रश्न है। अगला देखो एक बार और, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। ये संबंध ध्यान रखना, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बटे वीएफ, ठीक है, या फिर लैम्डा एम बराबर आप इसको गुणा में भेज सकते हो, वीएफ गुणा लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा। वीएफ क्या है, संयोजकता कारक, यानी आयनों पर उपस्थित आवेश, ठीक है। अब आप देख लो, एक में वीएफ आपको और ज्ञात करके बता देता हूं, आपको नहीं समझ आया तो, जैसे Al2SO4 है होल थ्राइस, ठीक है, इसमें वीएफ कैसे ज्ञात करना ये सीख लेते हैं। वीएफ का मतलब है कुल धनायन या कुल ऋणायन, उसमें कुल धनायन 2 था, कुल ऋणायन भी कितना था 2, इसलिए वीएफ का मान 2 था। इसको अगर आप तोड़ते हो तो 2 तो बनेंगे एल्यूमिनियम 3+ और 3 बनेंगे SO4 2-, 3 है तो 3 बनेंगे, 2 है तो 2 बनेंगे। दिक्कत ये इसमें वीएफ का मान लोग खाली 3 यूज करते हैं, इसमें जो संयोजकता कारक वीएफ है वो 6 होगा। कितना होगा अभी 6, क्योंकि आप देखो प्लस की कितना है 6, माइनस भी कितना है 6, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 2 6, टोटल प्लस 6 माइनस 6, तो वीएफ का मान इसके लिए 6 होगा। ये आपको समझा दिया, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न आए तो सोल्व जरूर करना, छोड़ने का नहीं, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में अंतर लिखिए। तो अब आप ये सिंपल प्रश्न है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि W जो होता है वो क्या होता है ZIT के बराबर होता है, फैराडे के पहले नियम से। फैराडे का पहला नियम क्या था, यदि किसी वैद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो ये Z आया था। इसी Z को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है। एक होता है रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक जो है वो तुल्यांक की द्रव्यमान को ही कहते हैं। कैसे कहते हैं, तुल्यांक की भार को क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और ये जो तुल्यांक की भार है वो आपको ज्ञात करना आना चाहिए। इसको ई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ई से। तो पहली चीज एक अंतर तो परिभाषा हो जाएगा, क्या लिखा था, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा रासायनिक मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। कब, जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, ठीक है। अगला है तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार क्या होता है, तो इसमें लेते हैं आयन, क्या लेते हैं, आयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर आप इसको अणुभार कहते हो ना, बट्टे में उसका आवेश, या फिर आप इसको बोल सकते हो वीएफ, अभी जो पढ़ाया था संयोजकता कारक, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। तो ये पहला अंतर तो ये हो जाएगा फॉर्मूले का, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, तो अक्सर विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। जबकि तुल्यांक की भार या फिर रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो यदि किसी आयन, परमाणु, अणु जो भी हो उसमें उसके आवेश का भाग दे दिया जाए तो फिर जो पदार्थ प्राप्त होता है या फिर जो मात्रा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं तुल्यांक की भार, ठीक है। यानी किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान में या मोलर द्रव्यमान में उसके संयोजकता का भाग देने पर प्राप्त जो आंकड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं तुल्यांक की भार। ये पहला परिभाषा का अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अपन इसमें पूछा आपको साथ में ये दोनों कैसे संबंधित है, ये दोनों कैसे संबंधित है, यानी एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आओ जिसमें दोनों आते हो तो आपको फैराडे का द्वितीय नियम याद आएगा। कौन सा नियम, फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है। फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है, अगर 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा, एक और कंडीशन थी उसमें, देखो पहले उसने क्या किया था, 2 या 2 से अधिक सेल लिए थे, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेल, कैसे सेल, विद्युत अपघटनी सेल, पहले तो ये इसने लिए, उसमें कंडीशन क्या रखी, समान धारा, ठीक है, समान समय के लिए, समान धारा, समान
समय के लिए। अब कोई सोचे इसका मतलब क्या है भाई, समान धारा समान समय के लिए, इसके कहने का मतलब है धारा का मान कांस्टेंट होगा, समय का मान भी कांस्टेंट होगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा, समान धारा समान समय के लिए। तो आप इसके अनुसार देखो ये क्या लिखा है कि W, ठीक है, बराबर क्या लिखा ZIT, इसका यूज बाद में कर लेंगे, छोड़ो पहले फिलहाल में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटन सेल है, ठीक है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, उनमें समान धारा समान समय के लिए क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो फिर आपको सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये कहता है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा जो है का अनुपात उसकी रासायनिक तुल्यांक के अनुपातों के बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है W समानुपाती E होता है। W समानुपाती E का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तुल्यांक की भार बोलते हैं, तो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी विद्युत अपघटन सेल जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, उनमें समान धारा समान समय हेतु प्रवाहित करने पर, समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा का अनुपात उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होता है, यानी रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। रासायनिक तुल्यांक बोलो, तुल्यांक की भार बोलो, सेम है, लेकिन विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग है। अब इसमें देखो संबंध पूछा किसमें, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में, यानी जेड और ई में संबंध पूछा है, तो इसको जेड में बदल देते हैं। इसको देखो क्या होगा, यही तो लिखा है, समान धारा समान समय के लिए लिखा क्यों है, इधर देखो उसका रीजन है। W1 को क्या लिखेंगे, तो अक्सर Z1IT, क्या लिखोगे Z1IT, बटे में W2 को, क्योंकि W बराबर क्या है ZIT, यहां पे क्या होगा Z2IT। अब कह सकते हैं सर I1 I2 क्यों नहीं लिखा, ऐसे I1 I2 T1 T2, क्योंकि यहां पर पहले ही कंडीशन फिक्स कर दी थी, समान धारा समान समय के लिए, यानी सभी सेलों में समान धारा होगी और समान समय के लिए होगी, तो I और T दोनों में कांस्टेंट होगा, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा E1 बटे E2। तो आपका प्रश्न ये था कि इन दोनों में संबंध क्या है, यानी रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में क्या संबंध है, तो संबंध होगा ये Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2, ठीक है। आशा करता हूं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपके सारे प्रश्न होते हैं कंप्लीट। हाँ, तो इसी के साथ अपना पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब अपने 1-2 पर्सन, हालांकि काफी पर्सन इसमें छोड़े भी है मैंने, लेकिन जो पर्सन मैंने छोड़े हैं वो बहुत इजी पर्सन है, इसीलिए छोड़े हैं। भारी पर्सन जो किसी को नहीं आ रहा हो, ऐसा एक भी पर्सन नहीं छोड़ा है। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह थे, अभिक्रियाएं थी, सारी करा दी है, ठीक है। अब कोई इजी पर्सन जो मैंने छोड़े वो भी किसी को भारी लग रहे हो और समझना की मतलब ऐसा लग रहा है कि ये समझने की जरूरत है, तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इनमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 19% मैंने पूरा उड़ा दिया है, क्योंकि ये पर्सन पूरा कॉपी के अंदर से सीधा पर्सन है, ठीक है। अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया, वोल्फ-किस्लर अपचयन, एल्डोल अभिक्रिया, ये तो अभिक्रिया किताब से आप नाम वाली सारी अभिक्रिया रट लेना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में एक तो गलनांक क्वथनांक के क्रम वाला प्रश्न आता है कि किसका अधिक है किसका कम है, अधिक वाले का कारण हमेशा हाइड्रोजन बंद होगा। दूसरा, अभिक्रिया नाम वाली जितनी भी सारी याद कर लेना, ठीक है। उसमें भी वोल्फ-किस्लर, एल्डोल, केनिजारो, ठीक है, ये 4-5 नाम ध्यान रखना। वोल्फ-किस्लर, एल्डिहाइड, मतलब ये कौन सी एल्डिहाइड की अभिक्रिया है ना, 4-5, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया, वोल्फ-किस्लर अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, एल्डोल अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और राइमर्टिमान अभिक्रिया और फिंकेलस्टाइन, फ्रीडलक्राफ्ट, ये जितनी भी नाम वाली है सारी नाम वाली अभिक्रिया अलग से, इटार्ड अभिक्रिया, ये सारी जितनी भी याद कर लेना नाम वाले अलग से लिख के। और दूसरी चीज, ऑर्गेनिक में अभिक्रिया और ये अम्लीयता सारिता का क्रम, ऑर्गेनिक में 4-5 चीजें ध्यान रखना। एक तो नाम वाली अभिक्रिया, ठीक है, अम्लीय सारिता का क्रम और एक क्वथनांक का क्रम, इन तीनों से ही प्रश्न आते हैं लगभग। अम्लीयता सारिता के जितने भी प्रश्न है सारे घोट के पी लेना, फिनॉल का वगैरह जितने भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर फिर भी इस पेपर में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।